नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे कला, प्रदर्शनियाँ और समाज, यानी कि आर्ट एग्जीबिशंस एंड सोसाइटी। तो इसके बारे में जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे महान जो कलाकृतियाँ हैं या जो कलाकार है या कि जो कलाकार की ये कला प्रदर्शनियाँ, साहित्य, काव्य गोष्ठियाँ, है ना, नाटकों, समपुस्तक प्रकाशनों, फिल्म, टेलीविज़न अथवा संगीत नृत्य के माध्यम से समाज और दर्शक श्रोताओं तक पहुंचती है। यानी कि जो एक कलाकार है वो कलाकार एक समाज से ही अपने सब्जेक्ट्स, अपने विषय, वो चीज़ें लेता है, अपने अनुभव, अपने भाव, इमोशंस, और समाज के समक्ष ही वो अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से वो उनके समक्ष ही प्रकट करता है। अपने विचार है, अपने प्रेरणा है, अपने अनुभव से हैं, वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो भी है वो कला के माध्यम से ही करता है। और वो चाहता है कि उसकी जो अभिव्यक्ति, उनके जो भाव है, वो समाज उनको उसके अंदर भागीदारी बने, और उसके लिए अभिव्यक्ति का जो मार्ग अपनाकर वह अपने विचारों को मूर्त रूप देने लगता है। पहले वह पहाड़ों, बादलों, नीलाकाश, सूर्य, चंद्र, समुद्र, नदी और पेड़ पौधों की छवि को अपने फलक पर उतारता है, फिर मानवीय आकारों की ओर आकर्षित होता है। धीरे धीरे उसकी रुचि यथार्थ से अपरूप की ओर होने लगती है। और कलाकार की अभिव्यक्ति का रूप और माध्यम चाहे जो हो, उसकी हार्दिक आकांक्षा यह रहती है कि उसकी कला समाज के बीच में आए। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। एक उससे आर्टिस्ट के या कलाकार के महत्वपूर्ण विचार, उसके जो भाव होते हैं, तो वो कहता है उसके जैसे अभिव्यक्ति का रूप चाहे माध्यम जो भी हो, लेकिन एक कलाकार, एक आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि उसकी जो अभिव्यक्ति है, उन भावों को समाज के बीच में वो जाए और समाज उसको एप्रिशिएट करे, समाज उसको सराहे या समाज उस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दे। तो उसकी हार्दिक आकांक्षा रहती है कि उसकी कला समाज के बीच आए, वह उसका प्रदर्शन करके लोगों को दिखाए और अपनी कला को समाज में मान्यता प्राप्त हो, उसे लोग सराहें, उसकी प्रशंसा करें और उससे प्रेरित हो। और इसके लिए इससे लिए कला प्रदर्शन इसका सबसे सशक्त माध्यम है। तो जो भी कलाकार की अभिव्यक्ति का रूप है, माध्यम है, चाहे उसकी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि उसकी कला समाज के बीच में जाए, उसका प्रदर्शन करके लोगों को दिखाए। जो भी वो कला है, जो भी अभिव्यक्ति है, वो समाज के लोगों को वो अपनी प्रदर्शित कराए, उनको अपनी दिखाए और अपनी कला को समाज में मान्यता प्राप्त हो। ये एक आर्टिस्ट की उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छा रहती है, और लोग उसे सराहें, उसकी प्रशंसा करें और उससे प्रेरित हो। तो इन सब के लिए जो इनका सबका जो उचित प्लेटफॉर्म है, जिसको हम कह सकते हैं, इसका जो उचित माध्यम है, उचित स्टेज है, वो है कला प्रदर्शनियाँ। इसका एक सशक्त माध्यम है। तो कला प्रदर्शनियाँ एक समाज के अंदर किस तरह से प्रदर्शनियाँ करनी चाहिए, किस तरह से उसका प्रसार हो, किस तरह से उनका वो डिस्प्ले हो, अपनी पेंटिंग्स हो, किस जगह हो, तो इसके बारे में जैसे व्यापक अर्थ में कला प्रदर्शनी एक साधन है, एक माध्यम है। व्यापक अर्थ में जैसे हम कह सकते हैं कि कला प्रदर्शनी एक साधन है, यानी कि एक कलाकार की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का उसका एक माध्यम है, उसका साधन है कि किस प्रकार कलाकार अपने जो भाव हैं, जिनको चाहे वो चित्रों के माध्यम से प्रकट कर रहा हो, मूर्तियों के माध्यम से कर रहा हो, या जो भी साहित्य है या काव्य है, तो उसके लिए दर्शक और समाज की उसको आवश्यकता है, उसके मंच की आवश्यकता होती है, उसको साधन की आवश्यकता होती है और एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम या जो साध्य है ना, ये है उसके लिए कला प्रदर्शन करने का, जिसको बोलते हैं आर्ट एग्जीबिशन या कला प्रदर्शनी, एक उसका एक माध्यम होता है। इससे जैसे साधन जिसके द्वारा कलाकार अपने द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को सामाजिक मान्यता के लिए प्रस्तुत करता है। यानी कि व्यापक अर्थ में कला जो प्रदर्शनी है, एग्जीबिशंस है, आर्ट एग्जीबिशन जिसको कहते हैं कला प्रदर्शनियाँ, तो कला प्रदर्शनी एक साधन, एक माध्यम है जिसके द्वारा कलाकार अपने द्वारा बनाई गई कृतियों को सामाजिक मान्यता के लिए प्रस्तुत करता है। कहाँ? समाज के बीच में। और वस्तुतः समाज ही उसकी कला की श्रेष्ठता का अंतिम निर्णायक भी होता है। यानी कि जो समाज है, समाज के अंदर जब वो अपनी कला को प्रदर्शित करेगा, तो उस कला के लिए जो समाज है, जो सोसाइटी, जिस समाज के लिए वो सामने वो प्रदर्शित कर रहा है,
तो वस्तुतः समाज ही उसकी कला की श्रेष्ठता का जो अंतिम निर्णायक होता है, और वही कलाकार को यश और अर्थ की प्राप्ति भी करवाता है। यानी कि जो समाज है और जो कला है, वो जैसे शुरुआत में हमने चर्चा करी थी स्टार्टिंग में कि कला और कलाकार या कला और समाज एक दूसरे के दर्पण है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक कलाकार जो समाज से ही अपनी कला को उठाता है, अपने वैचारिक, अपने भाव, मनोभाव, और समाज के समक्ष वो उनको अपने विभिन्न माध्यमों द्वारा वो प्रकट करता है, और समाज ही उसके भावों को उचित स्थान, उसको प्रसन्नता, उसको मान्यता, उसको एक सम्मान, वो अर्थ सम्मान देता है, साथ ही उसको अर्थ धन की भी प्राप्ति करवाता है। आज जैसे कह सकते हैं चित्रकला, नृत्य कला, मूर्ति कला और कविता पाठ आदि के जितने रचनाकार हैं, वे सभी अपनी कला का प्रदर्शन समाज के सामने करते हैं। और किसी ने ठीक ही कहा है कि कलाएं विचार तथा आदर्श प्रस्तुत करके सामाजिक क्रांति की वाहक बन सकती है। यानी कि आज जैसे चित्रकला है, नृत्य कला, मूर्ति कला, कविता पाठ है, आदि के जितने भी रचनाकार हैं या जो कलाकार हैं, वो सभी अपनी कला का प्रदर्शन समाज के सामने करते हैं और करना चाहते हैं। तो इसके लिए जैसे कई विद्वानों ने कहा है कि कलाएं विचार तथा आदर्श प्रस्तुत करके, यानी कि जो भी कलाएं हैं, जो विचार हैं, जो भाव है, वो अपने भावों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा समाज के अंदर एक जागृति उत्पन्न करती है, सामाजिक क्रांति की वाहक भी बन सकती है। और समाज किसी भी कलाकार को अपनी कला प्रदर्शनी के सुअवसर प्रदान करता है। यानी कि कोई भी समाज हो, वो कलाकार को अपनी जो कला है, वो अपनी कला को प्रदर्शित करने का पूर्ण रूप से अपने हर तरह से वो अवसर और साधन मुहैया कराते हैं, अवसर प्रदान करता है समाज, सोसाइटी। तो इसका जो एक इतिहास रहा है, इसके बारे में हम आगे अब चर्चा करते हैं कि कला प्रदर्शनियों का क्या इतिहास रहा, किस तरह से। पहले तो प्राचीन काल में जैसे कला प्रदर्शनी कोई परंपरा नहीं हुआ करती थी। मध्य युग में जब विभिन्न कलाएं अपने चरम पर थी, तब भी कला प्रदर्शनी करके अपने कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करने की प्रथा प्रचलित नहीं थी। बाद में जैसे मौर्य व गुप्त काल के मूर्तिकार तथा वास्तुकला के दक्ष रचनाकार कभी निजी कला का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करते हुए ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन सामूहिक अथवा एकल कला प्रदर्शनी के आयोजन की परंपरा जो चली आ रही है, ये हमारे समय पश्चिम की देन है। और भारत में कला सृजन के अनेक समृद्ध दौर रहे हैं। कभी कलाकारों ने अपने कुशल हाथों से बनी मूर्तियों व चित्रों से सम्राटों और राजाओं को प्रसन्न किया, तो कभी जमींदारों को, कभी उन्होंने नरेशों को खुश किया, तो कभी आश्रयदाताओं को। लेकिन अपनी स्वतंत्र सृजनात्मक प्रेरणा से, स्वेच्छा से किसी कलाकृति की रचना की हो, ऐसा उदाहरण पूर्व के किसी दौर में नहीं मिलता। बाद में जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के से पूर्व कला प्रदर्शन और कला अभिव्यक्तिगत सामर्थ्य दिखाने के केंद्र, संग्रहालय, कला विद्यालय, शांति निकेतन, कलकत्ता जैसे संस्थान ही थे। तब न तो कला को प्रोत्साहित करने वाले केंद्र ही बने थे और न नियमित रूप से कोई वहाँ प्रदर्शन ही होता था। बाद में जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश की सरकार ने व्यापक स्तर पर भारतीय संस्कृति और कला को प्रोत्साहन देने का व्यवहारिक संकल्प किया। यानी कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में इस तरह जो कला प्रदर्शनियाँ और जो रही है चित्रकारों की जो अपने भावों का अभिव्यक्त करने का माध्यम रहा है। इससे पूर्व जो शिल्पकार होते थे तो वो राजाओं से, राज दरबारों से, हर तरह से वो धर्म के साथ वो बंधे रहते थे। स्वतंत्र रूप से चित्रकार, कलाकार अपना वो नहीं कर पाता था। तो स्वतंत्र प्राप्ति के यानी कि आज़ादी के बाद से हमारे देश की सरकार ने व्यापक स्तर पर भारतीय संस्कृति और कला को प्रोत्साहन देने का व्यवहारिक संकल्प किया और देश के राज्यों की राजधानियों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ललित कला अकादमियाँ और संगीत नाटक अकादमियों की स्थापना की गई। विश्वविद्यालयों में कला विभाग खोले गए
और अंग्रेज़ों के ज़माने से जो कला विद्यालय चला जा रहे थे उनका जीर्णोद्धार किया गया तथा उनमें भारतीय कला एवं संस्कृति संबद्ध विविध पाठ्यक्रम लागू किए। और केंद्रीय स्तर पर भी जैसे राजधानी दिल्ली में ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD आदि की स्थापना की गई। और साथ ही राष्ट्रीय संग्रहालय तथा आधुनिक कला दीर्घा जैसे कला संस्थानों का शुभारंभ भी किया गया। इनमें ललित कला अकादमी, आधुनिक कला दीर्घा तथा राष्ट्रीय संग्रहालय की अपनी कला दीर्घाएँ भी है, जहाँ सामूहिक तथा एकल प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा सकती है आज और तथा की जा रही हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चेन्नई आदि राज्यों में राज्य स्तरीय कला अकादमियों की भी स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में होने लगी और हुई। जैसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बने, बम्बई तथा शिल्पी चक्र दिल्ली जैसे कला संगठन भी बने, और ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी IFEX जैसी स्वयंसेवी कला संस्थाएं भी बनी, जिन्होंने कलाकारों को एकजुट किया और उनकी कला के सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा जैसे केंद्र तथा राज्यों में कलाकारों की कला हेतु प्रदर्शनी केंद्रों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। चंडीगढ़, दिल्ली, कलकत्ता, बड़ौदा और जयपुर आदि स्थानों पर विश्वविद्यालयों में भी कला विभाग खोले गए और ऐच्छिक विषयों के रूप में चित्रकला व संगीत आदि की शिक्षा दी जाने लगी। एक ऐसा दौर भी आया जब दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता आदि में रविंद्र रंगशालाओं यानी कि रविंद्र रंगमंच या रंगशालाओं की स्थापना की गई। इन कला केंद्रों में भी कला प्रदर्शनी हेतु कला दीर्घाएँ तथा नृत्य व नाटक हेतु मंच यानी कि स्टेज आदि बनाए गए। यानी कि जो बाद में स्वतंत्र प्राप्ति के बाद में जैसे केंद्र में, राज्यों में भी अलग अलग जगह, हर एक स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर जिनमें विश्वविद्यालय हों चाहे केंद्र स्टेट हो, वहाँ पे कला विद्यालय खोले गए। चित्रकला को प्रोत्साहन दिया गया, चित्रकला संगीत शिक्षा दी जाने लगी। साथ ही दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता आदि में भी जैसे जिनमें रविंद्र मंच और रविंद्र रंगमंच, जहाँ पे नृत्य, संगीत और नाट्य साथ इन सबको प्रोत्साहित किया जाने लगा और इनके प्रदर्शनी हेतु कला दीर्घाएँ तथा नृत्य नाटक हेतु जैसे इनमें स्टेज आदि बनाए गए। धीरे धीरे जैसे भारत भवन, भोपाल और जवाहर कला केंद्र जैसे जयपुर जैसे संस्थान भी स्वायत्तता देने की शर्त पर सरकारी प्रयास में से निर्मित करवाए गए। धन्यवाद। इससे हम आगे चर्चा करेंगे अगले वाले उसमें। धन्यवाद।